गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक का नहीं बोला जा सकता है, ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो इसी चलते यह चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही लंबा चैप्टर है और साथ ही साथ ये चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी चलते और उतना हम लोग को टफ नहीं है चैप्टर। हालांकि बोला जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, लेकिन अगर इसको अच्छा तरीका से पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए तो आपको लगेगा कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही आसान है, इसमें किसी तरह का कोई लफड़ा होता नहीं है। हाँ, ये तो है कि कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शनल की वजह से हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे बोरिंग होने लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी किसी तरह का परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग इससे पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो हम लोग ग्रुप 16 था, ग्रुप 16 का जितने भी एलिमेंट्स थे इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप 17 को कवर करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे ग्रुप 18 को अगला लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे बड़ा यूनिट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर सभी को एक साथ मिलाकर के पढ़ाया जा सके, मतलब पढ़ाया जाए, तो हो सकता है आपको समझने में भी थोड़ा परेशानी हो और लेक्चर तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था टर्म 2 एग्जाम के लिए, तो उनको तो पूरा डिटेल में थोड़ा बताना ही पड़ता है कि नहीं? हालांकि वन शॉट वीडियोस में हम लोग पूरा कवर कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहे कि पूरा शॉर्टकट में अगर क्विक रिवीजन जैसे कराया जाता है वैसा अगर कराएंगे तब हम लोग पूरा ग्रुप 15 16 17 18 तुरंत हम लोग एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे वैसा तो करेंगे, वैसा भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जैसे कि एग्जाम जैसे ही पूरा करीब आ जाएगा, जैसे हम लोग पूरा टर्म 1 टर्म 2 के लिए पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, पूरा चैप्टर वाइज रिविजन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक जैसा आपको बताया जाएगा कि आप कैसे तुरंत 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उस तरह का शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया जाएगा ताकि आप कम समय में पूरा चैप्टर को तुरंत रिवीजन कर सके। लेकिन अभी यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो अभी तक चैप्टर को अच्छा तरीके से पढ़ नहीं पाए। तो इसी वजह से मुझे पूरा अच्छा से पूरा लेक्चर को बनाना पड़ रहा है जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट चैप्टर का पूरा आ जा सके। ठीक है, तो इसी चलते हमें पूरा लंबा वीडियो थोड़ा बनाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा से यहाँ पे डीपली अगर पढ़ लेते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसमें आपको देखते साथ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि आप अगर अच्छा तरीके से पढ़ लेते हैं ना तो आपको वो सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आया? चलिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आपको अगर जो बच्चे हमारे चैनल में नए आए होंगे उससे भी बता देना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। सो तो अभी तक हम लोग, आप देखे होंगे हमारे, अगर मेरा जो प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल में, वहां पे अगर आप जाके विजिट करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर आपको, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात किया जाए तो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब खत्म हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स हो चुका है, फिर आप देखेंगे तो वहां पे पॉलीमर्स भी खत्म हो चुका है, फिर वहां पे आप देखेंगे तो आपका इधर केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है, फिर वहां पे नेमिंग रिएक्शन सारा बताया गया है, फिर हेलो अल्किन हेलो एरिन पढ़ाया गया है। अब अल्कोहल फिनोल ईथर भी आने वाला है तुरंत, जस्ट इस लेक्चर के बाद वो भी आ जाएगा। फिर हम लोग ग्रुप 16 का भी तो कंप्लीट कर ही लिए है। कुल मिलाकर अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे 30 से 40 मार्क्स तक हम लोग कवर कर चुके हैं पहले ही। ठीक ना? उस तरह से हम लोग वहां पे देखेंगे, तो उस तरह से हम लोग सारा कुछ अभी धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले टर्म 2 एग्जाम के लिए पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टर्म 1 का एग्जाम के लिए जितना हम लोग को सिलेबस तैयार किया गया था वो सारा चीज को हम लोग क्विक रिवीजन करवा देंगे। आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही किसी तरह का आपको टेंशन लेने की जरूरत है। आपके लिए जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम का डेट है वो आपका थोड़ा है गैप, तो गैप है तो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, सभी चीज का रिवीजन भी कर लेंगे, आपको टेस्ट भी लिया जाएगा तो आप टेस्ट भी अच्छा तरीके से दे सकेंगे और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। तो उस तरह से आपका पूरा अच्छा तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छा तरीके से आप प्रिपेयर्ड हो सकेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जब आप बोर्ड एग्जाम लिखेंगे उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकेगा। तो आपको अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं अगला लेक्चर में आपको उस सारा चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, तो हम लोग जैसा कि ग्रुप 16 कंप्लीट कर चुके हैं तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप 17 का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रुप 17 जो हम लोग को है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स हम लोग को प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं, बात समझ में आया? चलिए, तो ग्रुप 17 में हम लोग को देख रहे हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग का एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप 17 में प्रेजेंट होता है। तो आज हम लोग इसी बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ग्रुप 17 को हम लोग पहले ही पता चल गया कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है ग्रुप 17 में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखना, यहाँ पे देखना पड़ता है कि आखिर कौन सा एलिमेंट हम लोग को किस तरह से वहां पे पाया जाता है। नॉन मेटल है कि मेटल है कि क्या है कि मेटेलोइड्स है, बात समझ में आए? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन सा एलिमेंट हम लोग को क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक, फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक जितने भी हम लोग के एलिमेंट है वो सारे हम लोग को क्या है, तो नॉन मेटल है। क्या है हम लोग को? नॉन मेटल है। और फिर हम लोग को जो स्टैटिन जो होता है वो हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बात समझ में आया? तो हम लोग फ्लोरीन से आयोडीन तक का जितने भी हम लोग एलिमेंट होते हैं वो हम लोग को नॉन मेटल होता है। और जो हम लोग को स्टैटिन जो होता है, जिसका हम लोग को क्या से दिखाते हैं, 80 से दिखाते हैं, वो हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा उसका हम लोग को स्टेट के बारे में कि वो कैसा हम लोग को होता है। आगे हम लोग देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 17 का जो हम लोग का एलिमेंट होते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरली, वो हम लोग को क्या होता है, तो NH2 NP5 होता है। अब जहाँ की N हम लोग को क्या दिखाता है, वहां पे हम लोग पीरियड मान के चलिए, जो फर्स्ट पीरियड में रहेगा उसके लिए हम लोग को वन हो जाएगा, यहाँ पर भी N के जगह में 1 हो जाएगा। सेकंड पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, N के जगह में 2 हो जाएगा और इसके जगह में भी 2 हो जाएगा। हालांकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलते हैं। आगे हो गया हम लोग को जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 17। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 17 में कि हम लोग लेफ्ट से राइट जाने पर उसका क्या क्या हम लोग को वहां पे चेंज होता है उसके प्रॉपर्टीज में, या फिर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें हम उसका क्या क्या हम लोग को ट्रेंड देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग को क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो इस ये क्या होता है, हम लोग को एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हम लोग को क्या देखने को मिलता है ग्रुप 17 में, उसको देखते हैं। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द ग्रुप 16 एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज which increases a greater attraction towards nucleus। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स होता है वो ग्रुप 16 की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का काम करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ पे दिक्कत होता है। हम लोग देखते हैं कि ग्रुप 16 से जैसे ही हम लोग ग्रुप 17 में आते हैं तो ग्रुप 17 में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ग्रुप 16 की तुलना में। तो इसी चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण उसमें क्या होता है, तो ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है उसके न्यूक्लियस की ओर। तो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो उसका साइज में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा जी, सिकुड़ ना जाएगा। तो सिकुड़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो इसी वजह है कि ग्रुप 16 की तुलना में हम लोग को ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है उसका साइज हम लोग को क्या होता है, तो डिक्रीज होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, बात समझ में आया? तो उसके पीछे रीजन क्या होता है स्मॉल होने के पीछे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम लोग ग्रुप 16 से 17 की ओर आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से उसका जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस की ओर वो बढ़ जाता है। इसी वजह से उसका साइज भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग को ग्रुप 16 से 17 में जाने की ओर, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग को क्या होता है, तो साइज डिक्रीज होता है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी सेल। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर हम लोग को जो उसका आयनिक रेडियाई जो होता है उसका साइज जो होता है वो हम लोग को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें जो होता है वो नया नया एनर्जी वाला सेल क्या हो जाता है, ऐड होते चला जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर उसका सेल हम लोग को क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर उसका साइज भी इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हालांकि जैसे हम लोग ग्रुप 16 में पढ़े थे कि लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग को क्या होता है, तो डिक्रीज होता है साइज, और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस यही रीजन है। जैसे हम लोग ग्रुप 16 में पढ़े उसी तरह 17 में पढ़े, उसी तरह 18 में भी पढ़ेंगे, इसी तरह से सभी यहाँ पे जनरल हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत? तो एक हम लोग पहले ही बोल रहे थे ना कि ग्रुप 16 जिस समय हम पढ़ा रहे थे उसी समय आपको बताए थे कि अगर एक अच्छा से आप ग्रुप को पढ़ लेते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर हम लोग को सभी में देखने को मिलेगा, और वो भी मिल रहा है कि नहीं। जो ग्रुप 16 में पढ़े थे वही हम लोग को 17 में भी देखने को मिला। आगे देखते हैं यहाँ,
आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी, कहीं कहीं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दिखेगा और कहीं कहीं आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी दिखेगा, दोनों चीज आपका क्या है, सेम है। आगे देखते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 इन करस्पॉन्डिंग पीरियड ड्यू टू रिड्यूस इन एटॉमिक साइज बिकॉज ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले ही आपको पता चल गया आयनिक रेडियाई जिसमें पढ़ रहे थे उसी समय कि हम लोग जैसे ही हम लोग ग्रुप 16 से 17 की ओर आते हैं तो हम लोग को क्या होता है, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो छोटा होने की वजह से उसका जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना न्यूक्लियस की ओर, वो ज्यादा होता है। तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि उस एलिमेंट से हम लोग को आइटम मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे हम लोग ग्रुप 16 से 17 में आते हैं तो 17 में हम लोग को ग्रुप 16 के तुलना में उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बस समझ में आया? तो बस एक ही रीजन है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो हम लोग समझ गए कि लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जितना बड़ा हम लोग को रहेगा ना, हम लोग को जितना बड़ा हम लोग को एलिमेंट रहेगा उतना ज्यादा हम लोग को क्या होगा, उसमें उतना कम हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। बात समझ में? क्योंकि साइज बड़ा रहेगा तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के चलते उसका जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है न्यूक्लियस की ओर वो बहुत कम होता है, और कम रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो इसी चलते उसमें एनर्जी ज्यादा देने की जरूरत नहीं होता है। तो इसी चलते हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप ग्रुप 16 में भी पढ़े थे तो इसी तरह का वहां पे ट्रेंड देखने को मिला था। अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। किसमें आगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रुप 16 की तुलना में हम लोग को जो ग्रुप 17 है उसमें जो एलिमेंट्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और कुल मिला के देखा जाए कि आपका जो जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाता है तो वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में ही देखा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ आता है? तो ये हो गया कि ग्रुप 16 के तुलना में हम लोग को ग्रुप 17 का क्या हो जाता है, हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है। मतलब लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ दिखेगा। चलिए अब चलते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो वही बात हो गया कि हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जो साइज इंक्रीज होने की वजह से उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हम लोग को डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लेकिन वही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये दोनों के पीछे रीजन क्या है, साइज का। कोई दिक्कत आता है? अब यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है तो वो आपका क्या है, फ्लोरीन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो उसमें आपका ऑप्शन में दे देगा फ्लोरीन देगा, क्लोरीन देगा, ब्रोमीन देगा, आयोडीन देगा। तो आप किसमें मारिएगा, फ्लोरीन। क्या चीज मारिएगा, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, चाहे ऑक्सीजन का ले लीजिए चाहे कोई भी एलिमेंट का तुलना ले लीजिए, तो सभी से ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ में कि ये हम लोग को क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देखते थे वहां से कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते थे। अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग को क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज they have to required only one electron to show a stable noble gas electronic configuration। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स होता है उसमें जितने भी हम लोग रिस्पेक्टिव जो उसके देखते हैं हम लोग को पीरियड में, जैसे फर्स्ट पीरियड में देख रहे हैं या फिर सेकेंड पीरियड में देख रहे हैं या थर्ड पीरियड में देख रहे हैं, तो उसमें पीरियड के अनुसार अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ग्रुप 17 का जो हम लोग का एलिमेंट होता है उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है,
उसके पीछे रीजन इसीलिए होता है कि वो तो एक तो हम लोग समझ गए कि वो हम लोग को क्या होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी रहता है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का उसमें रिक्वायर्ड होता है नोबेल गैस स्टेबल, मतलब कि जो नोबेल गैस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसी चलते वो क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास मतलब कि ऐड करना चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो हम कैसा हो जाएंगे, नोबेल गैस के जैसा हो जाएंगे। बात समझ में आए? और नोबेल गैस होना बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। बात समझ में आए? तो इसी वजह से है कि ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो हम लोग को जितने भी ग्रुप देखे हैं और उसमें जो पीरियड के अनुसार देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड में देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड में भी सबसे ज्यादा मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका देखने को मिलेगा, 17 का भी। उसी तरह से जितने भी पीरियड है उसमें सभी में देखेंगे कि ग्रुप 17 का ही एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सबसे ज्यादा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, अब इसके पीछे रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें प्राप्त हो जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है जो कि प्राप्त करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाता है तो वो सबसे बेटर हो गया। तो इसी चलते उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखिए, ये हो गया हम लोग को लेफ्ट से राइट अगर पीरियड में देखेंगे तो उसमें कि सबसे ज्यादा क्या हो गया, ग्रुप 17 का होता है। अब वही अगर ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे देखते हैं तो किसका होता है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस डिक्रीजेस। तो वही चीज ना बोले कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा अपनी ओर, मतलब न्यूक्लियस की ओर जितना अट्रैक्शन होगा वही चीज तो हम लोग को बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करके रखेगा। अब हम लोग को साइज इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाते क्या होता है हम लोग को साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज बढ़ने के कारण उसके बीच में क्या होता है कि न्यूक्लियस की ओर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हम लोग को कम होने लगता है। अब कम होने लगेगा तो जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी क्या करेगा, वो बहुत कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसी चलते जो सबसे ज्यादा उसमें होगा वो हम लोग को ऊपर, जितना हम लोग को छोटा साइज रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है। तो यही रीजन है कि हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग को क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ना और उसके जो न्यूक्लियस के साथ जो हम लोग को उसकी ओर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा तरीका से सारी चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। क्या पूछता है कि फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, व्हाई। हम लोग अभी क्या देखें कि ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके अनुसार जो सबसे ऊपर होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे मैटर ये होता है, ये एक्सेप्शन यहाँ पे होता है कि हम लोग जान तो रहे हैं कि ऊपर वाला का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा उल्टा काम होता है। क्लोरीन के पास हम लोग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाता है फ्लोरीन की तुलना में। सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन में ही यहाँ पे लफड़ा है, बाकी किसी में हम लोग को लफड़ा नहीं। अब इसके पीछे अगर रीजन क्या है, वही ना क्वेश्चन है कि फ्लोरीन हैज लोअर मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, व्हाई। बात समझ में कि फ्लोरीन के पास बहुत ही कम, मतलब कि जो क्लोरीन की तुलना में लो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन ये है, फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन that of chlorine due to a smaller atomic size and high electron density which resist the addition of electron। होता क्या है कि फ्लोरीन क्या है, क्लोरीन के तुलना में साइज उसका छोटा है, और छोटा है तो उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उसमें क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। तो इसी चलते हम लोग को फ्लोरीन में जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वही हम लोग क्लोरीन में जाते हैं तो क्लोरीन का क्या हो जाता है, आराम से उसमें साइज, मतलब साइज थोड़ा बड़ा होने की वजह से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम होता है। तो इसी चलते उसमें क्या होता है, ज्यादा हम लोग ऐड कर सकते हैं। बात समझ में यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये रीजन हो गया कि इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग को फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से। क्यों आखिर, बस में, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्लोरीन की तुलना में मतलब कि साइज जो होता है वो छोटा होता है। छोटा होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होता है। हाई होने के कारण क्या होता है, उसमें अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने लगता है। अब रिपल्सन होने लगता है तो क्या होता है, उसमें जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्लोरीन का होता है।
तब फ्लोरीन का होता है, तब ब्रोमीन, आयोडीन, तब उस तरह से बढ़ते जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और आपको जान के ये खुशी होगी कि जो आपका ग्रुप 17 मतलब कि पूरा पीरियोडिक टेबल में आपको दो चीज यहाँ पे कंफ्यूज करते रहेगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पे पूछते रहता है कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है। तो आप कान खोल के सुन लीजिए और आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर बात किया जाए पूरा पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, और वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बात किया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात किया जाए तो सबसे हाईएस्ट किसका होता है? क्लोरीन का होता है। बात समझ में आए? तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में घूमते रहेंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज ना होकर के आप उसको अच्छा तरीका से लिख करके आइएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आप अच्छा तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए, अब आ जाते हैं उसका फिजिकल स्टेट के बारे में कि कौन सा एलिमेंट किस तरह से हम लोग को पाया जाता है। तो फ्लोरीन जो होता है वो गैस की अवस्था में रहता है, क्लोरीन भी होता है वो भी गैस के अवस्था में होता है, और ब्रोमीन और जो आयोडीन होता है तो ब्रोमीन में हम लोग को लिक्विड के रूप में पाया जाता है ब्रोमीन, और वही आयोडीन देखा जाता है तो आयोडीन आपका सॉलिड के फॉर्म में होता है। और कैसा सॉलिड? तो वोलेटाइल सॉलिड होता है। कोई दिक्कत? तो ये था इसका स्टेट कि कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में पाया जाता है। आगे देखिए, दिस इज ड्यू टू दीज मोलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पीछे रीजन क्या है कि जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में किससे जुड़े हुए रहते हैं? तो वीक वंडर वाल फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, हालांकि आपको ये सारी चीज पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पढ़ना था तो आपको जानना थोड़ा जरूरी था। ठीक है ना? चलिए, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक यहाँ पे, वो हम लोग को क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ग्रुप 17 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोग को क्या क्या वहां पे देखने को मिलता है। चलिए, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। जो हम लोग को फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन हम लोग को जान गए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो किसका होता है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन हम लोग को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो हम लोग को क्या दिखाता है? तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ दिखाता है। बाकी का एलिमेंट जो होता है -1 के अलावा और भी दिखाता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इसको अच्छा तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछते रहेगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना होकर के सही आंसर वहां पे देकर के आइएगा। ठीक है ना? तो फ्लोरीन है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसमें क्या शो करता है? तो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को शो करता है। आगे देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट lies between -1 to +7, but chlorine, bromine and iodine can show +3, +5 and +7 oxidation state depending on the number of singly occupied orbitals। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो फ्लोरीन का समझ गए कि उसका हमेशा क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। बाकी जितना हम लोग को ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होते हैं उनमें से जो लाए करता है किसके किसके बीच में? तो -1 से लेकर के +7 के बीच में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आते रहता है। ठीक है, उतना हम लोग को शो करता है। लेकिन वहां पे हम लोग को जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है वो हम लोग को क्या शो करता है? तो +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और वो भी डिपेंड करता है कि उसमें जो ऑर्बिटल होता है उसमें सिंगल मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद है कि नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उस पर डिपेंड करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को फ्लोरीन के बारे में पूछेगा। ठीक है ना? तो फ्लोरीन के बारे में पूछेगा तो आप वहां पे समझ लीजिएगा कि उसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है? तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है ना? लेकिन अभी इनमें से हम लोग को -1 से लेकर के +7 तक शो करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे चलिए, अगला हम लोग को पॉइंट क्या है? हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। क्या चाहिए हम लोग को? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो हम लोग को जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है वो हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करते हैं। तो हैलोजन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि जो हैलोजन ग्रुप जो होता है, ग्रुप 17 जो होता है वो हम लोग को कैसा रहता है? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वही हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो हम लोग समझ गए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ग्रुप 17। लेकिन हम लोग को वहां पे देखते हैं कि उसमें भी कि आखिर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है? तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर होता है वो हम लोग को क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऊपर से नीचे जाते तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेंड्स
इन केमिकल रिएक्टिविटी। हम लोग फिजिकल पढ़ लिए, अब हम लोग आ गए किसका, तो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें, ऊपर नीचे क्या, मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है सब, ठीक है। तो उसके रिएक्टिविटी, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका केमिकल रिएक्टिविटी में कि क्या क्या वो शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ऑल द हैलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। जितने भी हैलोजन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कोई दिक्कत, दिस इज ड्यू टू देयर लो डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। वो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होने के पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन वही है क्योंकि उसके पास जो होता है वो लो डिसोसिएशन एनर्जी होता है और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है बहुत हाई होता है और उसका डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत लो होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, सेकंड पॉइंट में हम लोग को क्या देखने को मिला, तो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज एक्सेप्शनली लो। दिस इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑन अकाउंट ऑफ अ स्मॉल साइज ऑफ F2। यहाँ पे से हम लोग जैसे वहां पे ऊपर देखिए, हम लोग बॉन्ड एनर्जी जो होता है F2 का सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसमें देखने को मिला, तो फ्लोरीन में ही देखने को मिलता है कि जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो लो होता है, बाकी सबका लो नहीं होता है, ठीक है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है कि इसका हम लोग को बॉन्ड एनर्जी लो होने के पीछे, तो इसके पीछे रीजन यही है कि उसमें क्या होता है कि रिपल्सन होने लगता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में। बात समझ में, जो बॉन्डेड रहता है ना, बॉन्डेड, और उसके बीच में हम लोग को क्या होने लगता है, उसमें रिपल्सन होने लगता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो हम लोग को साइज उसका क्या होता है, छोटा हो जाता है, इसी वजह से वहां पे क्या होता है, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी में देखने को मिलता है। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या मिलता है, तो द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हैलोजन का जो रिएक्टिविटी होता है वो तो हम लोग समझ गए कि पूरा पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होता है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट का होता है। साथ ही साथ वहां पे देख रहे हैं ग्रुप 17 तो डिसाइड हो गया कि और ग्रुप के तुलना में ग्रुप 17 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, और ग्रुप 17 में भी तो एलिमेंट बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आखिर किसका कितना ज्यादा होता है। तो ग्रुप 17 में हम लोग देखते हैं कि जितना हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर जितने एलिमेंट होते हैं उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। वो जो उसका जो रिएक्टिविटी है हैलोजन ग्रुप का, वो हम लोग किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे, द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। In general, halogen of lower atomic number will oxidize to halide ion of higher atomic number। तो हम लोग जो ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब कि जो हम लोग को एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो जिसका हम लोग को छोटा जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे हम लोग ऊपर वाला का क्या रहता है, एटॉमिक नंबर हम लोग को छोटा रहता है, तो एटॉमिक नंबर छोटा जिसका होता है उसका जो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट मतलब पावर जो रहता है वो ज्यादा होता है। वो क्या करता है, तो वो हम लोग को क्या करता है, जो ज्यादा जो हम लोग को एटॉमिक नंबर जिसका हाई रहता है ना, जैसे कि ऊपर वाला के नीचे, मान के चलिए ऊपर हम लोग को क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के नीचे क्या है, हम लोग को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इस तरह से। तो फ्लोरीन का जितना हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग पावर है कि वो हम लोग को क्या कर सकता है, तो नीचे वाला ग्रुप का मतलब नीचे वाला जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या कर सकता है, वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। बात समझ में, तो ये हम लोग को उसका पावर होता है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी घटता है, और वो क्या करता है, जितना हम लोग को छोटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम लोग को ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला को ऑक्सीडाइज कर देता है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन डिस्प्लेस अदर हैलोजेंस। जो फ्लोरीन होता है वो अदर हैलोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन ले लिए, F2 ले लिए, यहाँ पे हम लोग को कोई भी हैलोजन ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि X के हम क्या क्या ले सकते हैं, तो क्लोरीन का आयन ले सकते हैं, ब्रोमीन आयन ले सकते हैं, या फिर आप आयोडीन का आयन ले सकते हैं। तो उसके आयन को क्या कर सकता है, वो मतलब कि ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था, आयन में, तो आयन से क्या कर देगा, खुद आयन में बदल जाएगा और उसको क्या कर देगा, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं F2 था, तो F2 यहाँ पे क्या हो गया, आयन में बदल गया, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को जो X माइनस था नेगेटिव में, जो यहाँ पे आयंस के रूप में था, वो हम लोग जाके क्या हो गया, तो X2 में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे X के जगह क्या क्या रह सकता है, क्लोरीन भी रह सकता है, ब्रोमीन भी रह सकता है, आयोडीन भी रह सकता है। तो आपको याद होना है
सिर्फ आपको रखना है कि जो छोटा रहेगा वो छोटा वाला हम लोग को एलिमेंट क्या करेगा, तो बड़ा वाला जो हैलोजन ग्रुप रहेगा तो हैलोजन के जो आयंस होंगे उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन लिए और यहाँ पे क्लोरीन का आयंस में लिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आयंस में है तो खुद आयंस में बदल जाएगा फ्लोरीन और उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग को फ्लोरीन के साथ। वही देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन के, ताकि क्लोरीन किसका किसका कर सकता है, फ्लोरीन को हम लोग देख सके कि ये सबसे छोटा था तो इसके चलते ये क्या कर सकता था, सभी हैलोजन ग्रुप को क्या कर सकता था, ऑक्सीडाइज कर सकता था और रिप्लेस कर सकता था उसके आयंस को। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि क्लोरीन हम लोग को किसको किसको कर सकता है, तो क्लोरीन हम लोग को फ्लोरीन को कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि क्लोरीन से तो फ्लोरीन छोटा है। फ्लोरीन क्लोरीन को कर सकता है लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता है। तो क्लोरीन आखिर किसको किसको कर सकता है, तो इससे जो बड़ा होंगे, तो इससे बड़ा कौन कौन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर। तो वही यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पे जो हैलोजन का जो यहाँ पे आयंस होंगे उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। और यहाँ पे हैलोजन की जगह हम कौन कौन सा कर सकते हैं, तो ब्रोमीन को और आयोडीन को कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगा, खुद अपने में क्या हो जाएगा, आयंस में बदल जाएगा और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे देखें ब्रोमीन किसको किसको कर सकता है भैया, तो ब्रोमीन के नीचे जो होगा उसी को ना कर सकता है, तो ब्रोमीन किसको कर सकता है, आयोडीन को कर सकता है, किसको करेगा, आयोडीन को। तो वही चीज है कि आप ब्रोमीन और यहाँ पे कौन सा हैलोजन ग्रुप लेंगे, यहाँ पे हम लोग आयोडीन को लेंगे, तो आयोडीन का आयंस जो रहेगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर देगा और ब्रोमीन खुद में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर को, और इसी के बेसिस पे हम लोग उसका रिएक्टिविटी को भी समझ सकते थे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग को क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। जो हम लोग को हैलोजन ग्रुप का जो हाइड्राइड होता है उसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। आगे चलिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स फॉर्म्स वोलेटाइल कोवैलेंट मोनोहाइड्राइड दैट इज HX। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ग्रुप 17 का एलिमेंट जो होता है वो हम लोग को वोलेटाइल कोवैलेंट बनाता है हम लोग को मोनोहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक हाइड्रोजन और एक हम लोग को हैलोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि हम लोग उसका जो जनरल हम लोग को फॉर्मूला का देखेंगे तो यहाँ पे HX बन जाएगा, जो कि H तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा जो हाइड्राइड यहाँ पे बना रहा है, और X आपका क्या है यहाँ पे हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन में यहाँ पे फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा, यहाँ पे दिखाया गया है, कोई दिक्कत आता है, तो उसका हाइड्राइड कौन कौन सा होगा, HCl हो जाएगा, HF हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाएगा, सो बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये बनाता है मोनोहाइड्राइड बनाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि यहाँ पे जो हाइड्राइड बनाया, अब हाइड्राइड जो बनाया हैलोजन हाइड्रोजन, तो उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि उसका क्या क्या यहाँ पे हम लोग को मतलब कि दिखाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हैलोजन का जो हाइड्राइड होता है उसका फिजिकल स्टेट, कि उसका फिजिकल स्टेट में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो एक्सेप्ट HF ऑल अदर हैलोजन हैलाइड्स आर गैसियस इन नेचर। HF को छोड़ करके, मतलब फ्लोरीन के हाइड्राइड को छोड़ करके जितने भी हैलोजन ग्रुप का जो हाइड्राइड होते हैं वो सभी के सभी क्या होता है, गैसियस स्टेट में होते हैं, मतलब गैसियस नेचर में वो शो करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ HF है कि जो हम लोग को क्या करता है, गैसियस के रूप में नहीं रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब HF इज लिक्विड। अब हम आपको समझ में आ गया कि HF के अलावा जितने भी हैलोजन का जो हाइड्राइड है वो सारे किस में रहते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस नेचर में होते हैं। लेकिन जो HF होता है वो आपका किस में पाया जाता है, तो लिक्विड में पाया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो लिक्विड में क्यों पाया जाता है, जब सभी हम लोग को गैस में बदल रहा है, गैसियस अवस्था में रहता है, तो आखिर HF को भी तो गैस में ही रहना चाहिए था, लेकिन ये हम लोग को लिक्विड में रह रहा है। तो लिक्विड होने के पीछे रीजन क्या है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो HF के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो दोनों आपस में पूरा नजदीक नजदीक होते हैं, पूरा एकदम पास पास होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग से वो क्या होता है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो लोग कैसा पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में उसको पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HF हो गया, इसका भी HF हो गया, और हम लोग जानते हैं मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है, तो जब हम लोग वहां पे दोनों के बीच में क्या हो, वैसा एटम जिसके दोनों तरफ क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये हाइड्रोजन को मान चलिए, इसके इधर क्या है, फ्लोरीन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इधर भी देखेंगे तो कौन है, हम लोग को फ्लोरीन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी चलते दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और इसी तरह से हम लोग को कतार एक बन जाएगा, है कि ना। चलिए, और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जो दूसरे जो यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ गया कि जितने भी हम लोग का हैलोजन ग्रुप होता है उसका जो हाइड्राइड होते हैं वो गैसियस अवस्था में होता है, जबकि हम लोग को HF क्या रहता है हम लोग को, तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अगर पूछ दिया जाए ये चीज, आप वहां पे रीजन डाल लेंगे। रीजन क्या होगा, क्योंकि उन लोग क्या रहता है, उन लोग गैसियस अवस्था में रहता है लेकिन HF आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो जो HF के बीच में जो होता है उसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से वो हम लोग को लिक्विड फॉर्म में रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गया हम लोग को फिजिकल स्टेट। अब आ जाते हैं हम लोग उसका थर्मल स्टेबिलिटी में। तो थर्मल स्टेबिलिटी उसके जो हाइड्राइड होते हैं हैलोजन ग्रुप का, तो उसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं वो लोग, तो हम लोग ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को जो उसका हाइड्राइड बनता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे हम लोग HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, तो सबसे नीचे कौन होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन का हम लोग हाइड्राइड देखेंगे तो उन लोग को क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर जो हाइड्राइड होता है बनता है, तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ऊपर जो रहता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, तो आपको अगर कहीं मिल जाता है कि 3-4 को ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे मान के चलिए इसी को चारों यहाँ पे दे देता और इसको बोल देता है अरेंज करने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थर्मल स्टेबिलिटी पे, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो उसी तरह से सजा दीजिएगा, इंक्रीजिंग बोलेगा तो इंक्रीजिंग के अनुसार सजा दीजिएगा। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा किसका होता है थर्मल स्टेबिलिटी, HF का होता है, उसके बाद HCl का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, उसके पीछे रीजन क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी उसका डिक्रीज होने के, आखिर ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, तो आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, जो उसका सेंट्रल एटम जो होता है, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप जो रहता है उसका हम लोग को क्या होता है, तो साइज इंक्रीज हो जाता है। अब साइज इंक्रीज होने के बाद उसका जो HX होता है, जो उसका हाइड्राइड जो हम लोग को बनता है, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इंक्रीज होता है। उसका जैसे हम लोग क्या हम लोग जानते हैं ना, पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं, है कि नहीं, केमिकल बॉन्डिंग अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पर भी आपको बताया गया होगा कि जितना बड़ा साइज होता है उसका उतना ही ज्यादा हम लोग को क्या होता है, बॉन्ड लेंथ भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि HF का हम लोग को क्या हो गया, वहां उसका जो हाइड्राइड बनता है ऊपर से नीचे आने पर, तो उसका हाइड्राइड का जो बॉन्ड लेंथ भी बनता है उसका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, ज्यादा होता है। अब HX बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ उसका इंक्रीज होने की वजह से उसका जो HX बॉन्ड जो एंथैल्पी होता है वो क्या हो जाता है, हम लोग को डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि साइज हम लोग को इंक्रीज रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ, तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब उतना डिक्रीज होने की वजह से उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो ये था उसके पीछे का रीजन कि उसका थर्मल स्टेबिलिटी आखिर क्यों डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे आने पर। अब आ जाते हैं हम लोग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बारे में कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसका क्या क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका जो हाइड्राइड होता है तो उसका जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर स्ट्रेंथ जो उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जितना नीचे रहेगा उसका हम लोग को सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, हैलोजन का क्या होता है, एटॉमिक साइज वहां पे इंक्रीज हो रहा है। HX बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका बॉन्ड इंथैल्पी भी डिक्रीज होगा, तो इंथैल्पी मतलब कि डिक्रीज होने की वजह से उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऊपर भी देख चुके हैं। अब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था उसके पीछे का रीजन कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसका क्या होता है ऊपर से नीचे जाने पर। तो आप ये सारा चीज आपको रीजन उजन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, थर्मल स्टेबिलिटी, तो उसका क्या होता है ट्रेंड, इसको जान लीजिएगा, तो उसको सजाने के लिए पूछा जा सकता है। फिर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का उसका जो सजाने का तरीका बोलेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा या फिर मतलब वहाँ असेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा, या फिर बोलेगा सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। तो इस तरह का क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी उसी तरह से हम लोग को पूछेगा, उसका रीजन नहीं पूछेगा, उसको क्या पूछेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका हम लोग को मतलब कि पूछेगा तुलना करने के लिए कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पूछेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जो हाइड्राइड बनता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है,
इंक्रीज होता है। और उसके पीछे रीजन क्या है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम लोग डाउन मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, उसके बाद उसका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होता है, उसका बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो इंथैल्पी डिक्रीज होने के कारण से उसका जो टेंडेंसी होता है रिलीज करने का H प्लस आयन वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बस समझ में, बॉन्ड इंथैल्पी अगर डिक्रीज होता है तो उसमें जो टेंडेंसी होता है H प्लस आयन रिलीज करने का वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत क्या था नहीं। तो इसी चलते H प्लस आयन जितना ज्यादा देगा उतना उतना क्या हो जाएगा, हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ गए कि उसमें H प्लस आयन कितना वो त्याग सकता है, कितना रिलीज कर सकता है। ये रीजन भी समझ में आ गया कि क्या वजह होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को इंक्रीज होता है। चलिए अब हम लोग 5 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हम लोग को क्या है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो हाइड्राइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या क्या देखने को मिलता है, उसका ट्रेंड क्या है, हम लोग को ऊपर से नीचे जाने पर उसका ट्रेंड क्या होता है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम HCl टू HI, the melting point and boiling point of hydrogen halides increases due to increase in magnitude of van der Waals force because of increase in atomic size. HF has higher melting point and boiling point than that of HCl due to presence of intermolecular hydrogen bonding. तो पहले HF का बात ना कर करके पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, कहां से, HCl से बात कर रहा है, ठीक है। तो HCl से लेकर के HI तक, मतलब कि हैलोजन ग्रुप में जो क्लोरीन से लेकर के नीचे जो आयोडीन जाते हैं, तो उसका जो हाइड्राइड को देखना हम लोग जो देखते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग को क्या हो रहा है, तो उसका जो हाइलाइट का जो हम लोग को हाइड्रोजन जो हाइलाइट बन रहा है, उसका जो हाइड्राइड बन रहा है वो क्या मिल रहा है हम लोग को, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है कि उसका जो वान डेर वाल फोर्स होता है, उसका जो वान डेर वाल फोर्स होता है वो उसका इंक्रीज हो जाता है। मतलब वान डेर वाल फोर्स जो उन लोग को बीच में जो होता है ना, वो हम लोग को क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो जाता है। और वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या था, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, तो इसी वजह से उसका वान डेर वाल फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात होगी हम लोग को क्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक के हाइड्राइड जो बनता है उसके पीछे की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या था। लेकिन एक हम लोग को एक्सेप्शनली जो देखा जाता है वो HF का, कि HF का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। हम लोग समझ गए थे ऊपर से नीचे आने पर हम लोग को क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था। तो उस हिसाब से HF का हम लोग को सबसे कम होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ऊपर वाले के घटेगा ना, लेकिन HF एक ऐसा हम लोग को यहाँ पे हाइड्राइड है जो हम लोग को क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि HF जो होता है वो HF का, वहां पे HF के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अब हम लोग जानते हैं कि वान डेर वाल फोर्स से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में जुड़ा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वहां पे हम लोग को क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये था उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, अच्छा इसको अगर अरेंज करने के लिए बोलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो आप कैसे लिखिएगा, तो आप लिखिएगा सबसे पहले क्या चीज, कि सबसे पहले क्लोरीन वाला लिखिएगा, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, और सबसे लास्ट मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका लिखिएगा, HF का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें लिखने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख नहीं दिए तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग को क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, क्योंकि हम लोग को क्या होगा ना कि ऊपर जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि इतना हम लोग को रीजन नहीं पूछेगा, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वहां पे हम लोग को अरेंज करने के लिए बोलेगा, या फिर हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट वहां पे पूछते रहता है। मान के चलिए इसी तरह से दे देता है, हाइड्राइड आपको देगा और वहां पे बोलेगा सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फिर लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, या फिर हाईएस्ट किसका है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए देगा। तो बस यही सब पूछेगा, बाकी यहाँ पे रीजन वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। आ जाते हैं अगला पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी देख रहे हैं हैलोजन से, मतलब ग्रुप 17 को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन से ही, कोई दिक्कत। आगे चलिए, द हैलोजेंस ऑन
account of difference in their electronegativities combine with each other to form binary covalent compounds of type ABN। अच्छा AB2 यहाँ होगा, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे AB2 टाइप हो जाएगा। AB2 are known as इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा यहाँ पे N ही होगा, क्या होगा, N ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी हैलोजेंस रहेंगे वहां पे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट के साथ वहां पे उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसके अनुसार वहां पे क्या होगा, कंबाइन होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। और कैसा बनाएगा, तो वो हम लोग को कंबाइन होने के बाद बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा जिसमें हम लोग को ABN टाइप को देखने को मिलेगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे A और B यहाँ पे बाइनरी क्यों को लग गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही यहाँ पे आइटम को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ मान के चलिए यहाँ पे क्लोरीन देखने को मिला, यहाँ पे फ्लोरीन देखने को मिला, तो यहाँ पे दो ही ना मिला। हालांकि यहाँ पे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो ज्यादा यहाँ पे रहेगा, बात समझ में, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस रहेगा, मतलब कि कोई भी यहाँ पे जो रहेगा वो हम लोग को क्या रहेगा, तो उसमें हम लोग को ज्यादा नंबर में रहेगा। लेकिन रहेगा क्या चीज, सिर्फ दो ही तरह का रहेगा, बात समझ में, दो ही तरह के वहां पे हैलोजन ग्रुप्स को देखने को मिलेगा। अब जहां पर भी यहाँ पे देखिए ए जो रहता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना ABN टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब वहां पे ए जो रहेगा वो बिगर एटॉमिक साइज रहेगा हैलोजन एटम, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। जो ए रहता है वो हम लोग को क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। जो सेंट्रल एटम जो हम लोग रखेंगे वो हम लोग को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रखना पड़ेगा। और जो बी रहेगा वो स्मॉलर, जो हम लोग को क्या रहेगा, स्मॉलर एटॉमिक साइज रहेगा हैलोजन ग्रुप, और वो साथ ही साथ हम लोग को क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। हम लोग को देखना है कि दोनों जो हैलोजन ग्रुप रहेंगे उसमें से जो जिसका हम लोग को एटॉमिक साइज बड़ा हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो उसको हम लोग क्या रखेंगे, सेंट्रल एटम छाटेंगे। और जो स्मॉल रहेगा और उसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसको हम लोग को क्या रखेंगे, तो यहाँ पे बी के जगह में रखेंगे, ठीक है। और एन आपका क्या चाहिए, तो मे हैव वैल्यूज ऑफ, उसके पास जो वैल्यू रहेगा वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका हैलोजन, जो जिसको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी बोल रहे हैं। आगे चलिए, टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हम लोग समझ गए कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन के साथ कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे उसका टाइप देख रहे हैं हम लोग को, कौन कौन सा टाइप देखने को मिलेगा। अगर N के जगह 1 रहेगा तो AB टाइप का हो जाएगा, अगर 3 रहेगा तो AB3 टाइप का मिलेगा, 5 रहेगा तो AB5 मिलेगा, अगर 7 रहेगा तो AB7 टाइप का मिलेगा। तो हम लोग को कुल मिलाकर के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही मिलेगा। अब देखते हैं AB टाइप में क्या क्या मिलेगा, IBr हो गया, BrCl हो गया, ClF हो गया, ICl हो गया, etc। इसी तरह का हम लोग को कंपाउंड मिलेगा। AB3 में BrF3 हो गया, ClF3 हो गया, IF3 हो गया, BrCl3 हो गया, etc। फिर यहाँ पे 5 वाला में देख लीजिए, 7 वाला में देख लीजिए, ठीक है। तो AB7 में सिर्फ और सिर्फ आपको IF7 ही सिर्फ देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे चलिए, हम लोग को क्या क्या मिलेगा। सो प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हम लोग तो समझ गए ना कि हैलोजन हैलोजन को जुड़ने पर जो हम लोग को कंपाउंड मिलता है उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो उसका प्रिपरेशन हम लोग को कैसे करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि ClF मिलने के लिए जो ClF है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वहां पे क्या चाहिए, N के जगह में 1 था, तो ये हम लोग को AB टाइप का जो हम लोग को इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलता है उसका निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया गया था ClF का, तो ClF का निर्माण कैसे करेंगे, तो उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन का वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम में हम लोग उसको कंबाइन करेंगे और उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रखना पड़ेगा, 437 केल्विन रखना पड़ेगा। तब उसको हम कंबाइन होने के बाद क्या मिलेगा, हम लोग को 2 मोल ClF मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब उसी तरह से ICl कैसे मिलेगा, तो आयोडीन और क्लोरीन को हम लोग इक्विमोलर में लेंगे तो उसके अनुसार हम लोग को क्या मिलेगा, तो ICl हम लोग को मिलेगा। उसी तरह से BrF3 कैसे मिलेगा, तो जितना हम लोग को यहाँ पे अगर 3 रखना पड़ेगा तो यहाँ पे 3 मोल रखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 1 मोल, यहाँ पे किसी तरह का संख्या था क्या, नहीं, तो इसी चलते यहाँ पे 1 मोल लिए थे, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन कितना था, 3 यहाँ पे बन रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे कितना लेना पड़ा, 3 मोल लेना पड़ा। कोई दिक्कत, उसके बाद बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्लोरीन कितना है, 3, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ा, 3 लेना पड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटर हैलोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज रिएक्शन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपका रिएक्शन पूछता है तो इस तरह का क्वेश्चन अगर वहां पे आएंगे तो आप वहां पे अच्छा तरीके से बैलेंस करके और अच्छा तरीके से वहां पे बनाने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन।
हम लोग को प्रिपरेशन यहाँ पे क्लोरीन का वहां पे पूछता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या था, तो डिकॉन्स प्रोसेस है, तो वो हम लोग को कैसे हम लोग को मतलब कि उस प्रोसेस से हम लोग कैसे क्लोरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इन दिस प्रोसेस HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटालिस्ट एट 723 केल्विन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोसेस में जो HCl होता है, HCl को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में के प्रेजेंस में, ठीक है। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि किसके प्रेजेंस में, तो कैटालिस्ट जो होता है हम लोग को CuCl2, तो उसके प्रेजेंस में हम लोग वहां पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं, HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं। और उस समय हम लोग को टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, तो 723 केल्विन हम लोग को रखना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो HCl होता है उसको O2 के द्वारा हम लोग को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो CuCl2, और उस समय टेम्परेचर कितना रख रहे हैं हम लोग को, तो वहां पे हम लोग रख रहे हैं 723 केल्विन। तो हम लोग को क्या मिलता है, तो 2 मोल Cl2 मिलता है और यहाँ पर 2 मोल H2O मिलता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ पे पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे रिएक्शन कहीं पे मिल जाएगा, तो रिएक्शन को कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन करना है उसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब आ जाते हैं बाय हीटिंग MnO2 विथ कॉन्क HCl। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि MnO2 को क्या चाहिए, MnO2 को भी हम लोग हीट अगर करेंगे विद किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो हम तब भी हम लोग को क्या मिल सकता है, क्लोरीन गैस मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं MnO2 प्लस 4HCl, उससे हम लोग को अगर यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्क लिख लीजिएगा, तो उससे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे MnCl2 मिलता है और साथ ही साथ हम लोग को Cl2 गैस भी मिलता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 मोल H2O निकलता है, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा चीज आप यहाँ पे कवर कर लीजिएगा कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है, बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि HCl को हम लोग KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो भी हम लोग को क्या मिलता है, तो वहां पर भी हम लोग को क्लोरीन गैस मिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो KMnO4 को हम लोग को रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो हम लोग को क्या क्या मिलता है, KCl मिलता है, MnCl2 मिलता है, Cl2 गैस मिलता है, फिर H2O मिलता है। तो इससे भी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो Cl2 का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि Cl2 का जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग को 3 मेथड था, तीनों रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छा तरीका से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने का मतलब कि थोड़ा टारगेट होता है, ठीक है ना। अगर रिएक्शन पूछेगा तो आपको वहीं से भी पूछ सकता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2। अब Cl2 गैस का हम लोग फॉर्मेशन कर लिए, प्रिपरेशन कर लिए, तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है उसको देखते हैं। तो इट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर मिलता है, ठीक है। तो वो जो हम लोग को Cl2 गैस होता है वो हम लोग को कैसे मिलता है, तो ग्रीनिश येलो कलर का मिलता है गैस के रूप में, और उसका जो हम लोग को जो रहता है उसका सेंट कैसा रहता है, हम लोग को पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर हम लोग को होता है, ठीक है। आगे चलिए, जो Cl2 गैस होता है वो Cl2 गैस सॉल्यूबल होता है वाटर में। फिर जो Cl2 गैस होता है उसमें हम लोग देख रहे हैं 2 to 5 टाइम्स बिहेवियर देन एयर। जो उसका जो Cl2 गैस को देखता है तो उसमें जो एयर में जो उसका बिहेवियर को मतलब कि देखा जाता है, तो उसका बिहेवियर कितना प्रकार के देखने को मिलता है, तो 2 से लेकर के 5 टाइम तक हम लोग को देखने को मिलता है उसका बिहेवियर, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं कि Cl2 गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 239 केल्विन यहाँ पे होता है। तो इसका प्रॉपर्टीज पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो आप इसमें उतना टेंशन मत लीजिएगा, हालांकि जानने का था, उसका सिलेबस में बनाया गया है, तो इसी चलते जहां जहां आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए वहां आपको इंडिकेट करते हुए चला जा रहा हूं, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे, रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग समझ गए हैं वहां पे कि हम लोग Cl2 गैस का हम लोग फॉर्मेशन कर लिए, उसका प्रिपरेशन कर लिए, तो उसके हम लोग को केमिकल रिएक्टिविटी को भी देख लेते हैं। जब हम लोग मेटल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, मेटल और नॉन मेटल के साथ, तब हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन को, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तो FeCl3 मिल रहा है। एल्युमिनियम के साथ तो AlCl3 मिलेगा। Sn के साथ तो हम लोग को SnCl4 मिलेगा। P4 के साथ
तो हम लोग को PCl3 मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए, सोडियम के साथ अगर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। S8 के साथ जो नॉन मेटल है इसके साथ हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो S2Cl2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद Mg के साथ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, MgCl2 मिलेगा। P4 के साथ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो PCl5 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि P4 दो जगह मिला, लेकिन एक जगह हम लोग को 6 मोल लेते हैं तब हम लोग को मिलता है PCl3। अगर वही हम लोग को 10 मोल लेते हैं Cl2 तो हम लोग को क्या मिलता है, तो PCl5 बनता है। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन आप यहाँ पे एक चार्ट पेपर में या फिर किसी तरह का पेज में, फ्रेश पेज में, या फिर आप फेयर कॉपी में ही अच्छा से लिखिएगा और ये सारा रिएक्शन को आप देख करके जाइएगा, क्योंकि ये सारा रिएक्शन वहां पे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं रिएक्शन विथ NH3। हम लोग देखते हैं अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे Cl2 को तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग अमोनिया को अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में रखते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में अगर हम लोग को लेते हैं, और तब हम लोग को क्या मिलेगा, तो NH4Cl मिलेगा और साथ ही साथ N2 गैस मिलेगा। लेकिन वही अगर हम लोग को क्लोरीन गैस को ही हम लोग यहाँ पे एक्सेस में ले लेते हैं, तब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो NCl3 मिलेगा और HCl मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन हो जाता है। आगे चलिए, रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन। अगर डाइहाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर H2 के साथ सिर्फ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो HCl मिलेगा। और वही अगर हम लोग H2S के साथ अगर करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को मतलब सल्फर भी मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए, रिएक्शन विथ NaOH। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तब क्या मिलेगा, तो अगर डाइल्यूट के रूप में अगर लेंगे, यहाँ पे डाइल्यूट के रूप में, और अगर ठंडा में करेंगे रिएक्शन तब हम लोग को क्या मिलेगा, तो NaOCl मिलेगा और NaCl भी मिलेगा और H2O भी मिलेगा। लेकिन वही अगर हम लोग NaOH को अगर हम लोग कंसंट्रेटेड के रूप में लेंगे और अगर गर्म करके लेंगे, वैसे भी कंसंट्रेटेड लेंगे तो वो हॉट हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो उस तरह से अगर हम लोग कंसंट्रेटेड लेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, तो NaCl3 मिलेगा और NaCl मिलेगा और H2O मिलेगा। तो आप यहाँ पे दोनों को डिफरेंस समझ लीजिएगा कि डाइल्यूट लेंगे तब क्या बनेगा और कंसंट्रेटेड लेंगे तब क्या बनेगा, क्योंकि ये तरह का हम लोग को रिएक्शन वहां पे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किसके साथ करना है, तो स्लैग्ड लैम्प के साथ हम लोग को करना है, मतलब कि CaOH का होल 2 के साथ कराना है। तो CaOH का होल 2 को अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो CaOCl का होल 2 प्लस में CaCl2 और H2O मिलता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे रिएक्शन बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आप अच्छा तरीका से देख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर देखिए कि जो Cl2 जो होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर के जैसा भी बिहेव करता है। जैसा कि Cl2 को अगर वाटर के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो HCl मिलता है, और वो मिलता है जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, और ये जो मिलता है इससे द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो इससे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा वहां पे काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो रिएक्शन करवाया जा रहा है यहाँ पे क्लोरीन के साथ, ये सारा कुछ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के जैसा ही यहाँ पे बिहेव कर रहा है, उसी के अनुसार यहाँ पर सारा प्रोडक्ट बना गया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था बताने का, लेकिन उतना भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि उससे क्या हो रहा है, बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से आपको क्या करना है, तो सिर्फ यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ लिखा गया है, तो इसी के अनुसार आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छा तरीका से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 2-3 बार अगर इसको लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रिएक्शन करने से हम लोग को क्या बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे FeSO4 को अगर H2SO4 और Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो Fe2SO4 का होल 3 प्लस में HCl हम लोग को मिलता है। फिर उसी तरह से कार्बन को हम लोग Cl2 के साथ और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो HCl मिलता है और CO2 गैस मिलता है। उसी तरह से Na2SO3 को हम लोग Cl2 के साथ और H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो Na2SO4 और HCl मिलता है। फिर SO2 को Cl2 और H2O के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो H2SO4 और HCl हम लोग को मिलता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि I2 को अगर हम लोग Cl2 के साथ और H2O के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, तो HCl मिलता है और HiO3 हम लोग को मिलता है। फिर हम लोग देख रहे हैं P4 को अगर Cl2 के साथ और H2O के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो HCl और H3PO4 हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन भी मिल रहा है और वहां पर आपको वाटर भी मिल रहा है, ये दोनों आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसके जगह में हो सकता है आपको कहीं कहीं नेसेंट ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जान रहे हैं ना कि क्लोरीन और वाटर
वाटर को रिएक्शन करने के बाद आपका क्या मिलता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, जो कि यही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हालांकि उस तरह से नहीं देगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, इतना जैक बोर्ड है ना, तो उसमें उतना कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको इसी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेसेंट यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाएगा, हालांकि बनता है, ये दोनों का मिलकर वही मिल रहा है। इसके अलावा ये जो दोनों है ना, मान के चले क्लोरीन है और वाटर, इसके जगह में आपको सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन भी दे सकता था, लेकिन वैसे आपको देगा नहीं, आपको इसी तरह से देगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको रिएक्शन बताए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक जो हमारे ये ग्रुप 17 के लिए बच्चा है, वो आ जाता है हम लोग को स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम लोग को क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड जो होते हैं उसको हम लोग को स्ट्रक्चर को बनाना है, जो वो भी हम लोग को सिर्फ क्लोरीन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजेंस, जो हम लोग ऊपर इंटर हैलोजेंस के बारे में देखे ना, चर्चा किए ना, जो एग्जांपल्स देखे थे हम लोग जितने भी, वो सारे चीज का यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाकर देखना है। तो हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में ही आपको बताए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बताया कि उनको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं कहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे कहाँ पे कमेंट देखने को मिला, तो जिस समय मैं मॉडल सेट को सॉल्यूशन करवाया था, तो उसमें जो मैंने स्ट्रक्चर को बनाया, तो उसी समय बहुत सारे स्टूडेंट को कहना था कि सर मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आप मुझे बता दीजिए थोड़ा बेसिक से। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को छोड़ रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर जैसे ही हम लोग पूरा पढ़ लेंगे ना, अभी ग्रुप 17 कंप्लीट हो गया, अगला लेक्चर 18 का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 15 का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो उस तरह से हम लोग पी ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर एक लेक्चर में बनाया जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे आप सही तरीके से बना पाएंगे, वो सारा कुछ आपको रूल रेगुलेशन सारा कुछ वहां पे बताया जाएगा। उसके बाद वहां पे स्ट्रक्चर सही सलामत बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका 5 मार्क्स का सवाल है भैया, तो स्ट्रक्चर आपको सही सलामत वहां पे बनाना ही होगा, है कि नहीं। हालांकि 2-3 तरीका से वहां पे एग्जांपल बताएंगे ना, उसके बाद तो ऑटोमेटिक आप हीरो बन जाएंगे। वहां बहुत आसान तरीका से आपको बताएंगे, आपको बस थोड़ा थोड़ा खाली फॉलो करना है, बाकी तो आप पूरा हीरो बन जाएंगे यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, आज के लेक्चर में लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स को भी पूरा कंप्लीट कर लिए। पिछले लेक्चर में लोग ग्रुप 16 का भी कंप्लीट किए थे। आने वाले लेक्चर में हम लोग ग्रुप 18 और ग्रुप 15 का भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हम लोग टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम के लिए पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे बी ब्लॉक में, या फिर देखेंगे उस समय प्लान किया जाएगा कि कौन सा चैप्टर का हम लोग बनाया जाए, है कि नहीं। चलिए, और साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ला ही रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ ही साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग भिड़ जाएंगे किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों का पूरा केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है, आपको ये चिंता नहीं करना है कि आपका मार्क्स कैसे ज्यादा से ज्यादा आएगा। बस आप चिंता ये रखिए कि आपको जितना समय अभी बचा हुआ है उसमें आप कितना ज्यादा मेहनत करते हैं और कितना ज्यादा आप उसमें ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि यह जो समय आपको मिला है, ये आपका जिंदगी का सबसे बड़ा गोल्डन टाइम है, ठीक है। अगर आप इसमें अगर थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे नुकसान आपको मिलेगा। तो इसी चलते आप ज्यादा यहाँ पे लापरवाही ना बरते, सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पे ही ध्यान दे। आप जो करना है आप रिजल्ट के बाद अगर करते हैं तो आपको थोड़ा फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, या फिर किसी तरह से आपको किसी तरह का कोई वहां पे प्रेशर भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी तरह का कोई दबाव मिलेगा, है कि नहीं। तो इसी चलते एंजॉय तो करना ही है यार, जिंदगी ही पूरा बचा हुआ है एंजॉय करने के लिए। इसी चलते अभी जितना समय बचा है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है। तो बस अंत में यही बोलेंगे कि जो जो बच्चे हमारे चैनल में आए होंगे नए, वो सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक बहुत से जल्द पहुंच सके और आप भी उस सारे वीडियोस का लाभ उठा सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और मैं सभी बच्चों के लिए हार्ड वर्क पूरा कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो बस ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी पढ़ाई करें। ऑल दी वेरी बेस्ट।